आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन इसका जो दूसरा भाग है उसको देखेंगे। आषाढ़ का एक दिन पहला भाग जो था, पहला अंक था, उसमें कालिदास और मल्लिका के संबंध में जो ग्राम प्रदेश में अपवाद फैला था उसकी चर्चा की गई है। और मल्लिका की जो माँ अंबिका रहती है वह नहीं चाहती है कि कालिदास के कारण उसकी बेटी अंबिका का नाम गांव में खराब हो, उसके निंदा की जाए। तो वह उसका विवाह कहीं कराने के लिए एक व्यक्ति को भेजती है, लेकिन वहां से वह आकर बताता है कि वो उन्होंने इसी अपवाद के कारण विवाह करने से मना कर दिया है कि कालिदास और मल्लिका का जो संबंध रहता है उसको सुनकर ही उन्होंने इस विवाह के लिए मना कर दिया है। तो यह बात सुनकर मल्लिका बहुत प्रसन्न होती है और कहती है अपनी माँ से कि मैं तो यही चाहती थी कि मेरा विवाह ना करो, मैं तो चाहती हूँ कि यह रिश्ता ना हो। इसके बाद विलोम आता है, वह अंबिका को समझाता है कि गांव प्रदेश में कालिदास और अंबिका को लेकर जो चर्चा चल रही है उसके विषय में क्या तुमने कुछ सोचा है, उसका निराकरण करने के लिए सोचा है। तभी उसी समय क्या होता है कि उज्जैनी राज्य से कालिदास के लिए बुलावा आता है और उसे राजकीय सम्मान दिया जाने वाला होता है। तो जब विलोम को पता चलता है कि कालिदास यहाँ से जाने वाले हैं तो वह अंबिका के पास का जो मल्लिका की माँ रहती है उसके पास जाता है और उससे चर्चा करता है कि क्या कालिदास यहाँ से जा रहे हैं तो मल्लिका के साथ विवाह करके जाएंगे, उसे अपने साथ लेकर जाएंगे या अकेले ही चले जाएंगे। फिर कालिदास से भी वह यही प्रश्न करता है विलोम कि तुम अकेले जा रहे हो या उज्जैनी, या तो फिर अंबिका को या मल्लिका को लेकर जाओगे। मल्लिका जो रहती है, क्या तुम अकेले उज्जैनी जाओगे या मल्लिका को भी साथ लेकर जाओगे। और उससे कहता है कि तुम अपने अंतर मन से पूछो और बताओ कि तुम्हें मल्लिका को यहाँ से ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। फिर कालिदास उसकी बात का उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं और चुपचाप रहते हैं। इसके बाद वह कहते हैं कि मैं यहाँ ग्राम प्रदेश से मैं जाना ही नहीं चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे राजकीय सम्मान का मोह नहीं है और ना ही मैं उज्जैनी जाना चाहता हूँ, मैं यहीं रहूँगा और यहीं रहना चाहता हूँ। तो विलोम फिर से कहता है कि मान लो एक क्षण के लिए भी अगर तुम्हें जाना पड़े, सोचो कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना पड़े तब तुम उस अवस्था में क्या करोगे। मल्लिका को अपने साथ लेकर जाओगे या तो यहीं छोड़ कर जाओगे। फिर यहीं से यह प्रश्न मल्लिका गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम अनधिकार मेरे घर में और हमारे जीवन में भी प्रवेश कर रहे हो। तो कालिदास कहते हैं कि विलोम को किसी के घर में और किसी के भी जीवन में अनधिकार प्रवेश करने का बड़ा वो रहता है। तो विलोम इस बात का सुनकर कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं किसी के घर और किसी के जीवन में अनधिकार प्रवेश नहीं करता हूँ। पहले तो वह अंबिका से पूछता है कि तुम बताओ अंबिका, क्या मैं किसी के घर में और किसी के जीवन में अनधिकार प्रवेश करता हूँ। फिर आगे कहता है, अगर कालिदास से कहता है कि यहाँ अंबिका तो क्या, गांव प्रदेश में तुम किसी से पूछ लो कि मैं किसी के जीवन में क्या अनधिकार प्रवेश करता हूँ। इसके बाद वह दोनों में काफ़ी विवाद होता है बातों बातों में। फिर वहाँ से चला जाता है विलोम। और इसके बाद मल्लिका कालिदास को काफ़ी समझाने का प्रयास करती है कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ तुम्हारी प्रतिभा का विकास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ग्राम प्रांत के लोग तुम्हें एक सामान्य मनुष्य की तरह समझेंगे और जो तुम्हारा विकास होने वाला है उज्जैनी में वह यहाँ नहीं होगा, तुम यहाँ केवल एक साधारण मनुष्य बन के रह जाओगे। इसके बाद काफ़ी समझाती है मल्लिका कालिदास को कि यहाँ से तुम चली जाओ, यहाँ से चले जाओ।
और रोने लगती है। तो कालिदास कहता है कि तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम मुझे भेजना चाह रही हो। तो मल्लिका कहती है ये आंसू मेरे खुशी के आंसू हैं। फिर कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मुझे ज़्यादा दुख होगा, तुम यहाँ से चले जाओगे तो मुझे ज़्यादा सुख मिलेगा। तो कालिदास अंत में यहाँ से जाने का निश्चय कर देते हैं और मल्लिका से कहते हैं तो क्या मैं समझूं कि तुम मुझे विदा कह रही हो। तो मल्लिका कहती नहीं, मैं विदा नहीं दे रही हूँ तुम्हें, तुम्हें और तुम्हारे आगे आने वाले मार्ग को प्रशस्त होने की प्रार्थना कर रही हूँ। फिर कालिदास उसका हाथ अपने हाथों से हटाकर झटके के साथ कमरे से बाहर चला जाता है और अंतिम विदा कहकर निकल जाता है। तभी मल्लिका रोने का अपनी सिसकियों को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वह रोक नहीं पाती और रोने लगती है। तभी उसी समय मेघ का गर्जन सुनाई देता है और चारों तरफ बारिश होने लगती है। फिर मल्लिका की माँ जो रहती वह अंबिका रहती है, वह मल्लिका को समझाती है कि चुप हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम कर लो। तो वह कहती नहीं माँ, मेरी तबीयत नहीं खराब है, ना मैं अस्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखों में जो आंसू हैं वह खुशी के आंसू हैं, गम के नहीं हैं। यानी कि कालिदास यहाँ से चले गए हैं, उनका जो मार्ग है वह प्रशस्त हो, वह अपने मार्ग में आगे बढ़ें। मुझे इस बात की खुशी है, मैं दुख के कारण नहीं रो रही हूँ। फिर कुछ वर्षों का अनंतर रहता है अंक 2 में। कुछ वर्षों के अनंतर की बात है, वही प्रकोष्ठ रहता है जो पहले अंक में दिखाया गया है। प्रकोष्ठ वही रहता है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। यानी जो प्रकोष्ठ पहले अंक में दिखाया गया है, प्रकोष्ठ तो वही रहता है लेकिन उसमें बदलाव आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही, यानी जब तक अंबिका थी इस घर में तो वह घर को सजा कर रखती थी, लिपाई पुताई हुई थी। लेकिन अब उसके ना रहने पर, उसके मरने के बाद लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वस्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। यानी जो चमक धमक पहले इस घर में हुआ करती थी अंबिका के रहने में, कालिदास के इस ग्राम प्रांत में रहने पर अब दोनों नहीं है, माँ भी नहीं है और कालिदास भी नहीं है। कालिदास उज्जैनी चले जाते हैं और अंबिका की मृत्यु हो जाती है। तो जो घर पहले हंसी खुशी में सजा धजा रहता था वह अब बुझा बुझा सा हो गया है। इसमें जो गेरू से बने स्वस्तिक, शंख और कमल जो खिले खिले रहते थे अब वो बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन रखे, यानी पहले चूल्हे के पास जितने बर्तन रखे जाते थे अब वो बहुत कम हो गए हैं। कुंभ केवल 2 हैं और उन पर ऊपर तक काई जमी है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हुए हैं, जो भू आसन है उस पर भोजपत्र बिखरे हुए हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोढ़ा है जिस पर भोजपत्र सी कर बनाया गया एक ग्रंथ रखा है। यानी जो आसन टूटा हुआ रखा है एक मोढ़ा, उस पर एक भोजपत्र सीकर बनाया गया एक ग्रंथ है। जो भोजपत्र है उस पर सीकर बनाया गया एक ग्रंथ रखा गया है। फिर चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह पर टाँकियाँ लगी हुई, यानी सिले हुए हैं जगह जगह से। एक टूटा मोढ़ा ड्योढ़ी के द्वार के पास रखा है। चौकी एक ही है जिस पर बैठी मल्लिका खरल में औषध पीस रही, यानी औषधि को पीस रही है खल में। अंदर बिछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है, अंबिका तल्प पर लेटी है, बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। यहाँ पर अभी अंबिका की मृत्यु नहीं हुई है, सिर्फ वह बीमार है, उसकी वृद्धावस्था आ गया है। अंबिका जो अभी तक काम धाम करती थी अब वह वृद्धावस्था में पहुंच गई है। वह तल्प पर लेटी है, बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है
और मल्लिका अपना अंकुश ठीक करती है। फिर आगे देखते हैं, एक टूटा मोड़ा ड्योढ़ी के द्वार के पास रखा है, तो हो चुका है। निक्षेप कहता, अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य। निक्षेप आता है और मल्लिका से पूछता है कि अंबिका का स्वास्थ्य अब कैसा है, तो मल्लिका कहते हैं वैसे ही ज्वर आता है अभी। तो फिर निक्षेप कहता है पहले से कुछ अंतर नहीं पड़ा, कुछ आराम तो नहीं हुआ है, तो मल्लिका कहती है लगता तो नहीं है कि आराम हुआ है। फिर निक्षेप पूछता कि 2 वर्ष से निरंतर एक सा ही ज्वर है, 2 वर्ष से यह बीमार चल रही है। मल्लिका ठंडी सांस भरकर पीसी हुई औषध पत्थर से कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप मोढ़ा खींचकर उसके पास बैठता है। फिर कहता, वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। चिंता किस बात का करती है? मल्लिका के विषय में चिंता करती है। मल्लिका कहती है औषध भी ठीक से नहीं खाती, यानी दवा भी ठीक से नहीं खाती है। फिर औषध में दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगली से उलझाए उसे देखता रहता है। निक्षेप कहता, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? तो मल्लिका कहती है ठीक है मेरा स्वास्थ्य। निक्षेप कहता, दुबली होती जा रही हो, बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया, यानी राजधानी उज्जैनी से बहुत दिनों से कोई व्यक्ति इधर नहीं आया है। तो मल्लिका कहती है आंखें बचाती हुई अधिक व्यक्त भाव से औषध औषध को हिलाती रहती है। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊं। निक्षेप कहता है कि काफी दिन हो गए हैं और उज्जैनी की कोई खबर नहीं मिली, कालिदास की कोई खबर नहीं मिली है। सोचता हूँ कि जाकर एक बार कालिदास से मिल आऊं। तो मल्लिका कहती है क्यों? तो निक्षेप कहता है कई बातें करना चाहता हूँ, कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है जो मैंने उसे यहाँ से भेजा है तुम्हें समझाने के लिए। तो निक्षेप कहता है उससे कई बातें करना चाहता हूँ, कई बार तो लगता है कि दोष मेरा ही है, क्योंकि निक्षेप के कहने से ही, निक्षेप ने ही मल्लिका को कहा था कि केवल तुम्हारे कहने से ही कालिदास यहाँ से उज्जैनी जाएंगे। फिर मल्लिका कहती है, गंभीर भाव से उसको और देखती है। मल्लिका कहती है किस बात का दोष है, किस बात का दोष है? तो निक्षेप लंबी सांस लेता है। निक्षेप कहता है बात तुम जानती हो, मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहाँ के हो जाएंगे। निक्षेप कहता है कि मैं क्या सोचता हूँ या तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैंने कभी आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इतना बदल जाएंगे और वहीं के होके रह जाएंगे। तो मल्लिका कहती है और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहाँ रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी, वहाँ उन्होंने कई कई नए काव्यों की कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई थी। मल्लिका क्या करती है? कहती है यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि वहाँ पर रहकर, उज्जैनी में रहकर कालिदास इतने व्यस्त हैं और उन्हें लिखने का अवसर मिलता है। यहाँ रहते हुए तो वो इतने ग्रंथों की रचना नहीं कर पाते, वहाँ रहकर उन्होंने ऋतु संहार की रचना की थी। कहती है कि यहाँ तो उन्होंने केवल ऋतु संहार एक ही ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। पहले जो व्यवसायी आए थे वह कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे लाकर दे चुके हैं, लेकिन उनके एक और ग्रंथ की चर्चा कर रहे थे, लेकिन वह ग्रंथ अभी उन्हें नहीं मिल पाया था। तो निक्षेप कहता है यूँ तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए। फिर भी? मल्लिका कहती फिर भी क्या? तो निक्षेप कहता मुझे कहते दुख होता है, उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी कई बातें सुनी थी मैंने। तो मल्लिका कहती है व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। तो निक्षेप कहता मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर उठकर टहलने लगता है। सुना तो यह था कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया था। निक्षेप कहता है मैंने सुना था
जो व्यवसायी आए थे यहाँ ग्रंथ लेकर, उन्हीं के मुंह से मैंने सुना था कि कालिदास का विवाह गुप्त वंश की राजदूहिता से हो चुका है। तो मल्लिका कहती है इसमें बुरा क्या है। निक्षेप कहता है एक तरह से देखें तो बुरा भी नहीं है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, फिर रुककर उसकी ओर देखता है। उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने, फिर रुक जाता है। फिर अंबिका कहती है उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों से हूँ, वे असाधारण हैं, उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदूहिता बहुत विदुषी है, यानी विद्वान है। तो निक्षेप कहता है हाँ सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़े हैं, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़े हैं। मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखे तो इसमें कुछ बुरा नहीं, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि भी होती है कि उन्होंने न विवाह न करने का जो निश्चय किया था उसे तोड़ दिया। मल्लिका कहती है इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है, यह कि ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। मल्लिका कहती है कि यदि मैं उन्हें रोक लेती, यहाँ पर उन्हें जाने ना देती, तो मैं कितनी उनकी प्रगति में बाधा बन जाती। आपके कहने से ही मैंने उन्हें जाने के लिए प्रेरित की है, अगर ना करती तो उनकी कितनी बड़ी हानि हो जाती। तो निक्षेप कहता है या तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का यह रूप नहीं होता। निक्षेप कहता है कि यही तो दुख है कि मैंने तुम्हें समझाने के लिए भेजा कि कालिदास को यहाँ से भेजो, लेकिन यही आज दुख का कारण है। यदि मैं ऐसा नहीं करता, मेरे कहने से तुम नहीं जाती कालिदास को समझाने, तो कालिदास आज यहीं होते और तुम्हारे जीवन की जो दुर्दशा है वह आज नहीं होती, तुम्हारे जीवन का रूप जो आज है वह नहीं होता। फिर मल्लिका कहती है मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया, पहले माँ काम करती थी, अब ये अस्वस्थ हैं तो मैं काम करती हूँ। निक्षेप कहता है बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। फिर मल्लिका कहती केवल इतना ही अंतर है। औसत के लिए फिर खड़ी हो जाती है। माँ को औषध दे दूं अभी आती हूँ। फिर अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औषधि दवा पिलाती है। अंबिका दवा पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। बाहर घोड़ों की टापों का शब्द फिर से सुनाई देता है, जो पास आकर दूर चला जाता है। जैसे पहले अंक में घोड़ों का की टाप का शब्द सुनाई देता है, वैसे ही फिर से आज सुनाई पड़ रहा है। तो निक्षेप झरोखे से सटा देखता रहता। औषध अंबिका औषधि पीकर लेट जाती है। मल्लिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुक कर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका कहती है माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं? तो अंबिका सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोखे के पास से हट जाता है। निक्षेप कहता है लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। निक्षेप कहता है मल्लिका से कि लगता है कि आज फिर से कुछ लोग बाहर से आए। एक वह समय था जब कालिदास यहाँ से थे, जिस दिन जाने वाले थे उसके कुछ दिन पहले यहाँ पर ऐसे ही लोग आए थे, और लगता है आज फिर से कुछ लोग बाहर से आए। तो मल्लिका कहती है कौन लोग हैं? तो निक्षेप कहता है संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। दो वैसी ही आकृतियां मैंने देखी हैं जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। तो मल्लिका थोड़ा सिहर उठती है। मल्लिका कहती है वैसी आकृतियां। फिर अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है। जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती हैं? कहती हैं कि जब भी ये आकृतियां दिखाई देती कोई न कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध तो कभी महामारी जैसी समस्याएं आती हैं। मल्लिका पहले तो उन आवाज़ों को सुनकर सिहर जाती है, लेकिन वह थोड़ा सा हंसने का प्रयास करती है और अपने भाव को दबा जाती है और निक्षेप से कहती है कि तुम्हें, माँ कहती हैं इस संबंध में कि जब भी ये आकृतियाँ दिखाई देती हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट जरूर होता है। कभी कुछ होता है, युद्ध होता है, तो कभी महामारी होती, परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। निक्षेप कहता है नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? कालिदास को यहाँ से ले गए, ये क्या कम बड़ी घटना थी?
तो मल्लिका आंखें बचाती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है। फिर मल्लिका कहती, क्या हुआ था? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। दो एक वस्त्रों को उतारकर फिर से रस्सी पर फैला देती है। हवा में आजकल इतनी नमी नहीं रहती कि वस्त्रों घंटों नहीं सूखते हैं। फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोखे के पास चला जाता है। सहसा उसके मुंह से आश्चर्य की ध्वनि सुनाई देती है। निक्षेप कहता है परंतु नहीं, कैसे? टापों का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखे के पास से हटकर आता है। मल्लिका से कहता है। मल्लिका कहती, सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आज निक्षेप? तो निक्षेप कहता है, मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका कहती है, तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है क्या? तो निक्षेप कहता हुआ, एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। यानी कि जो आज एक आकृति दिखी है वह बहुत परिचित आकृति है जो यहाँ से होकर चली गई है। फिर मल्लिका कहती है, परिचित आकृति कौन था? निक्षेप जब कहता है कि आज जो परिचित आकृति दिखाई दी है वह बहुत परिचित आकृति है, तो मल्लिका कहती है कि परिचित आकृति कौन है? तो निक्षेप कहता है, मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास है। निक्षेप कहता है मल्लिका से कि अभी अभी मैंने जिस आदमी को देखा है वह निश्चित रूप से कालिदास है। तो मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े स्तंभित सी खड़ी रह जाती है। मल्लिका कहती, कालिदास? यह कैसे संभव है? निक्षेप कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें ना पहचान पाए, लेकिन निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती हैं। मैं अभी जाकर देखता हूँ, राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। निक्षेप कहता है, जब कालिदास वहाँ नहीं रुकते हैं तो निक्षेप कहता कि और भी अगर कोई और व्यक्ति होता इस राजसी वेशभूषा में कालिदास को देखकर वह नहीं पहचान पाता, लेकिन मैंने कालिदास को देखकर पहचान लिया। मैं उन्हें पहचानने में भूल नहीं कर सकता हूँ। अभी जाकर देखता हूँ। उसी उत्तेजना में वहाँ से चला जाता है। फिर मल्लिका कहती, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं।